हेलो स्टूडेंट्स, ओके बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं अपनी कक्षा 12 का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक रक्त समूह है, जिसको हम ब्लड ग्रुप भी कहते हैं या रक्त प्रकार भी हम इसको बोलते हैं। तो इसको हम कहेंगे रक्त समूह है या ब्लड ग्रुप, या इसको हम कहते हैं ब्लड टाइप। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पूरा ब्लड पढ़ा था, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। तो क्या होता है कि इसे दिखने में ब्लड एक जैसा दिखाई देता है, लेकिन जैसे हमारे मनुष्य की बात करें तो ये ब्लड है वो अलग अलग प्रकार का होता है। तो वो ये जो प्रकार है वो कैसे खोजे गए हैं, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, रक्त समूह की या जो रक्त के प्रकार है उनकी खोज कैसी हुई। तो सबसे पहले देखो, खोज या इसके बारे में हम देखते हैं। तो ऑस्ट्रिया के एक डॉक्टर थे, ऑस्ट्रिया के फिजिशियन थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे, जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर, ये वैज्ञानिक थे, कार्ल लैंडस्टीनर। इनको हम इस तरह भी लिखते हैं, कार्ल लैंडस्टीनर। ये फिजिशियन थे। इन्होंने सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और हम ये कहते हैं कि मानव में अलग अलग प्रकार का रक्त पाया जाता है, अलग अलग प्रकार का रक्त समूह होते हैं, रक्त अलग अलग प्रकार का होता है। सभी मनुष्यों में एक प्रकार का रक्त या रुधिर नहीं पाया जाता। अब जो ये प्रकार बांटे गए या जिन समूह में बांटा गया है, तो ये किसके आधार पर बांटा गया है? देखो, तो हुआ क्या कि जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल, तो उन आरबीसी की जो सतह होती है, उस सतह पर देखो कुछ विशेष प्रकार के एंटीजन्स पाए जाते हैं, प्रतिजन पाए जाते हैं। तो आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले भिन्न भिन्न प्रतिजनों, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एंटीजन्स। तो ये आरबीसी की जो सतह होती है उसमें अलग अलग प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं। तो इन प्रतिजनों के आधार पर हम इनको अलग अलग समूह में बांटते हैं। रक्त को आधार पर रक्त को भिन्न भिन्न समूहों में बांटा जाता है। तो इसमें कहने का मतलब ये डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट का कोई योगदान नहीं है इसको बांटने में। तो जो ये इसका प्रकार हमने बनाए हैं, समूह बनाए हैं, तो ये इस आरबीसी की जो सतह है उस पर कुछ विशेष प्रकार के प्रतिजन मिलेंगे। उन प्रतिजनों को देखकर ही इनके समूह बनाए गए हैं। अब वो प्रतिजन क्या होते हैं, देखो वो पढ़ेंगे हम। तो जैसे मान लीजिए आरबीसी है, तो वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट कि हमारे जैसे बहुत सारे प्रतिजन होते हैं, वैसे आरबीसी की सतह पर लगभग 40 के लगभग अभी वर्तमान में 36-37 तक प्रतिजन खोजे जा चुके हैं आरबीसी की सतह पर। नहीं, ये तो प्रतिजन तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लगभग 350 प्रतिजन खोजे जा चुके हैं। और उनके आधार पर लगभग 36 प्रकार के ब्लड समूह तो वर्तमान में ज्ञात है। 36 प्रकार के ब्लड समूह जो कि अलग अलग मानवों में पाए जाते हैं, और लगभग 350 के लगभग एंटीजन्स आरबीसी की सतह पर मिलते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ही एंटीजन्स को हम ध्यान में रखते हैं और उन्हीं के आधार पर अपन ब्लड ग्रुप मुख्य रूप से देखते हैं, जिनके हम पढ़ेंगे। देखो, एक तो कौन सा एंटीजन होगा, ए, बी और आर एच। उन्हें 350 एंटीजन्स में हम ए, बी, आर एच ये एंटीजन ही मुख्य रूप से यहाँ पर पढ़ते हैं। तो बात ये आती है कि जो ये एंटीजन्स होते हैं ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपन प्रतिजन या ये एंटीजन होते क्या है। तो ये क्या होते हैं, देखो तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। तो ये क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो आरबीसी की जो सतह होती है वो सब प्रोटीन की बनी है, उसके ऊपर लगे हुए होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ, ये पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं। देखो, ये पदार्थ कोई प्रोटीन भी हो सकती है, ये कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये है वो ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकते हैं,
ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन आपस में मिलकर बने हुए। ये ग्लाइकोलिपिड भी हो सकते हैं। तो ये इनमें से कोई भी हो सकता है। ये प्रोटीन भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, कुछ ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो रुधिर प्लाज्मा में, देखो ये याद रखिए, रुधिर प्लाज्मा जो इसका तरल भाग होता है, रुधिर प्लाज्मा में प्रोटीन से निर्मित एंटीबॉडी जिनको हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी। क्या कहेंगे उनको? प्रतिरक्षी। तो ऐसे पदार्थ होते हैं, देखो ये खुद एंटीजन है, वो प्रोटीन के बने हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बने हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं, या ग्लाइकोलिपिड कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के मिक्सर से बने होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अगर ये उपस्थित है तो ये क्या करेंगे, ये रुधिर प्लाज्मा में प्रोटीन से निर्मित या प्रोटीन से बनी हुई एंटीबॉडी, जिसको प्रतिरक्षी भी कहते हैं, या इसका एक नाम और है, देखो इसको कहते हैं हम एग्लूटिनिन। क्या कहेंगे इनको? एग्लूटिनिन का निर्माण करते हैं, का निर्माण को प्रेरित करते हैं। बस ये है एंटीजन। देखो उन्हें एंटीजन कहते हैं। तो देखो ये स्पष्ट है कि प्रतिजन क्या होते हैं। जैसे आरबीसी है, उस आरबीसी की सतह पर किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन पाया जा सकता है। जैसे एक एंटीजन ये है इसकी सतह पर। अब जैसे हमारे जो आरबीसी होते हैं उसके ऊपर मुख्यतः ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में मिलेंगे आपको। तो एक जैसे ये है इस आरबीसी की सतह पर, जैसे ये एंटीजन है, तो अलग अलग तरह के एंटीजन, जैसे एक आरबीसी की सतह पर ये एंटीजन है। तो इस तरह से ये अलग अलग प्रकार के जो कोशिका झिल्ली है इसकी, आरबीसी की उस झिल्ली पर ये पाए जाते हैं। तो बस इन्हीं को देखकर हम क्या करते हैं, ब्लड का ग्रुप का निर्धारण करते हैं। तो ये देखो प्रोटीन हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं, ग्लाइकोलिपिड हो सकते हैं। अब ये जो एंटीजन हो गए तो क्या होते हैं, इनके लिए प्राकृतिक रूप से रुधिर की जो प्लाज्मा होती है उस प्लाज्मा में प्रोटीन से बनी हुई एंटीबॉडी बना ली जाती है। तो एंटीबॉडी बना ली जाती है तो ये इस एंटीजन के लिए तो कुछ नहीं करेगी, बल्कि इसके अलावा अगर कोई एंटीजन ब्लड में आता है तो उसको फिर ख़त्म करने का काम या उसके साथ रिएक्शन करने का काम करेगी। तो जो कहेंगे प्रोटीन से निर्मित एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी या एग्लूटिनिन का निर्माण को प्रेरित करते हैं, उनको हम एंटीजन कहते हैं। अब देखो ये तो एंटीजन हो गया, या हमको इसको या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि एंटीजन क्या होते हैं, एंटीजन, या हम ये कह सकते हैं कि प्रतिरक्षी, ये जिसको हम कह रहे हैं एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करने वाले पदार्थ एंटीजन कहलाते हैं। उनको हम क्या कहेंगे, एंटीजन कहलाते हैं। देखो ये एंटीजन कहलाएंगे। तो जो एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करेंगे ब्लड के प्लाज्मा में, उनको हम एंटीजन कहेंगे। और ये एंटीबॉडी किसकी बनी होगी, ये एंटीबॉडी प्रोटीन की बनी हुई रहेगी। ध्यान रखिएगा, ये एंटीबॉडी जो होती है, ये जो हमारी एंटीबॉडी बनती है इस प्रतिजन के लिए, तो वो होती है किसकी बनी होती है, वो प्रोटीन की बनी होती है। और इसकी देखो वाई आकार की संरचना होती है इस तरह से। इसमें 2 लंबी और 2 छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो वाई आकार की संरचना होती है प्रोटीन की, एंटीबॉडी बन जाती है। और ये 5 टाइप की होती है, IgA, IgD, IgE, IgG और IgM। अब हम पढ़ लेते हैं कि मानव में, ये तो देखो एंटीजन एंटीबॉडी की बात थी कि एंटीजन होगा तो उसके लिए प्राकृतिक रूप से एंटीबॉडी जरूर पाई जाएगी हमारे रक्त के प्लाज्मा में। तो एंटीजन्स तो कहाँ होंगे, स्थिति कहाँ होती है एंटीजन्स की, आरबीसी की सतह पर। और प्रोटीन कहाँ होती है, ये रक्त के जो तरल भाग है प्लाज्मा, वहाँ पर निर्मित होती है। कौन निर्मित करता है, जो WBC होती है, बी लिम्फोसाइट्स। उन बी लिम्फोसाइट जो प्लाज्मा कोशिकाएं बनाती है,
तो एंटीबॉडी कौन बना रही है? जो 20 लिम्फोसाइट होती है, 20 सेल की जो प्लाज्मा सेल होती है, वो प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी का संश्लेषण करेगी। अब पढ़ते हैं, देखो मानव में रक्त समूह के तंत्र, तो बहुत सारे तंत्र है। देखो 36 से भी ज़्यादा तंत्र खोजे जा चुके हैं और लगभग 350 के लगभग एंटीजेंस भी खोजे जा चुके हैं आरबीसी की सतह पर। तो उनमें सबसे जो दो प्रमुख तंत्र है वो हम ज़्यादातर पढ़ते हैं। तो उसमें एक तो अपन पढ़ते हैं ABO तंत्र और दूसरा पढ़ते हैं हम RH तंत्र। RH तंत्र, ये दो तंत्र हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, दोनों को हम ध्यान में रखते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, देखो ABO तंत्र। ABO तंत्र ये क्या है? देखो, तो ABO जो तंत्र है, मतलब इसमें A, B और O ये ब्लड ग्रुप इसके निर्धारित होने वाला है। AB, AB और O ये किस तरह से निर्धारित हुआ? तो देखो इस तंत्र में हम ये कहेंगे कि ABO तंत्र में कितनी एंटीजेंस होंगे? तो ABO तंत्र में 2 प्रकार के एंटीजेंस होंगे। 2 प्रकार के एंटीजन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिजन। तो 2 प्रकार के एंटीजन होंगे, वो कौन कौन होंगी? A व B पाई जाती है। देखो A व B पाई जाती है। इस तंत्र में 2 प्रकार के एंटीजन होंगी, A और B, और इसी के आधार पर हम ABO तंत्र देखो किस तरह से बनाएंगे। इसकी जो खोज है देखो इस तंत्र की, वो खोज भी किसने की थी? वो कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। ये भी ध्यान रखिएगा, कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी ABO तंत्र की। ये क्या है? अब ये जो 2 आपको बताई ना एंटीजेंस, ये देखो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कुछ भी हो सकती है। तो ये मुख्य रूप से हमारे आरबीसी में एक ग्लाइको प्रोटीन होती है। ये क्या होती है? ये मुख्य रूप से ग्लाइकोप्रोटीन होती है। प्रोटीन से जो कोशिका झिल्ली जो प्रोटीन लेयर है उससे कुछ कार्बोहाइड्रेट के अणु जुड़े रहते हैं। तो उस प्रोटीन की लेयर से कुछ कार्बोहाइड्रेट के अणु जुड़े रहते हैं, तो उनको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो इस तरह से ये एक कार्बोहाइड्रेट से वहाँ पर जुड़े हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट जुड़े हुए हैं हमारे प्रोटीन की लेयर से। तो देखो ये कैसे इन्होंने इस तंत्र की कैसे खोज की? तो ये क्या होते हैं, ये जो कार्ल लैंड स्टीनर थे ना, ये एक यूनिवर्सिटी में काम करते थे। कार्ल लैंड स्टीनर, ये जो ऑस्ट्रिया का जो वियना यूनिवर्सिटी है विश्वविद्यालय, वहाँ पर ये इसी विश्वविद्यालय में एक मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल संस्था, उस संस्था में ये काम करते थे। तो वहाँ पर क्या है कि वियना विश्वविद्यालय की जो मेडिकल संस्था थी, जो इंस्टीट्यूट था वहाँ पे, उसके स्टाफ का, जो उनके स्टाफ के सदस्य थे, उस स्टाफ का इन्होंने ब्लड सैंपल ले लिया और उस ब्लड सैंपल को लेकर उस ब्लड सैंपल को इन्होंने क्या किया? मिक्स कर लिया, उसको मिला दिया। और मिलाया तो देखा तो मिलाएगा तो निश्चित बात में क्या होना था? उसके गुच्छे बनने थे, उसका समूहन हो गया। तो जब इन्होंने उस ब्लड की जांच की, उसको देखा, सैंपल्स को देखा, तो इन्होंने पाया कि आरबीसी की सतह पर इन्होंने क्या किया? जहाँ पर मेडिकल डॉक्टर तो थे ही, मेडिकल इंस्टीट्यूट में अपने स्टाफ का ब्लड सैंपल ले लिया और उसको मिला दिया, और मिलाने से क्या होगा? उसके गुच्छे बन गए, इस तरह से समूहन हो गया। तो उन्होंने देखा कि ऐसा क्यों हुआ, इसका ये कारण क्या है, ये क्यों फट गया, फटावा से क्यों लग रहा है। तो जब इन्होंने इसकी सैंपल्स की जांच की तो उन्होंने पाया कि आरबीसी की सतह पर ए व बी एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं। और इनके आधार पर इन्होंने 1901 में ब्लड ग्रुप का नाम AB व C दे दिया। देखो स्टार्टिंग में
तो इन्होंने क्या किया, आरबीसी सतह पर देखा कि उन पर ए और बी एंटीजन्स पाए जाते हैं और इनके आधार पर इन्होंने 1901 में ब्लड ग्रुप का क्या नाम दे दिया, ABC नाम दे दिया। लेकिन अब भी जो सी है ना, इस सी का नाम, सी रक्त समूह का नाम, रक्त समूह का नाम फिर बाद में क्या दे दिया गया, बाद में इसे ओ दे दिया गया। देखो ओ, बाद में ओ नाम दिया गया। सी रक्त समूह का नाम बाद में क्या दे दिया गया, ओ दे दिया गया। तो इसका मतलब है अब क्या हो गया, अब हम क्या कहते हैं इसको, ए बी और ओ, ये ब्लड ग्रुप हो गया, ए बी और ओ। देखो ए बी की एंटीजन्स पाए जाते हैं और इनके आधार पर उन्होंने 1901 में ब्लड ग्रुप ABC का नाम दे दिया। इस सी को बाद में क्या कहा जाने लगा, ओ नाम दे दिया गया। तो ये इसका मतलब है इन्होंने ए बी और ओ की खोज कर दी थी। किसकी खोज करती थी, ओ की खोज करती थी। देखो ओ है ना, इसको जीरो भी कहते हैं, हम क्या कहते हैं, जीरो या शून्य, ये भी भी कहा जाता है। तो आप इसको जीरो भी कह सकते हो। जीरो इसलिए है कि यहाँ पर कोई तरह का एंटीजन नहीं है। तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि लैंडस्टीनर ने ए बी और ओ 3 प्रकार के ब्लड ग्रुप की खोज कर दी है। इसके बाद में देखो इनके ए बी रक्त समूह की इसकी खोज के बाद देखो इनके छात्र एक साल बाद देखो लैंडस्टीनर के जो स्टूडेंट थे, लैंडस्टीनर के शिष्य, इनके जो स्टूडेंट थे, शिष्य थे, उनका नाम था एक तो डे कास्टेलो, क्या नाम था, डे कास्टेलो व स्टूरली। इन्होंने डे कास्टेलो और स्टूरली, डे कास्टेलो और स्टूरली, इन्होंने क्या किया, एक साल बाद लैंडस्टीनर किसी से डे कास्टेलो और स्टूरली ने ए बी रक्त समूह की खोज की। ए बी रक्त समूह की खोज की। देखो ए बी और आ गया। तो इस प्रकार से कितने ब्लड ग्रुप हो गए, ए बी ओ, तो लैंडस्टीनर ने खोज दिया। और इनके जो 2 शिष्य थे, डे कास्टेलो और स्टूरली, इन्होंने बाद में इसके एक साल बाद में इनको ए बी रक्त समूह की ओर खोज कर दी। तो इस तरह से अभी तक हमने 4 ब्लड ग्रुप की खोज कर ली है, ए बी और ओ। अब देखिए इन ये जो 2 एंटीजन है, इनके आधार पर किस तरह से ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया गया। देखो तो देखो एबीओ तंत्र में एंटीजन ए व बी के आधार पर रक्त समूह के 4 प्रकार हो गए। 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 4 प्रकार। वो कौन कौन से हो गए, ए बी और ओ, ये 4 प्रकार हो गए। अब ये कैसे हुए, देखो जैसे मान लिए एक रक्त समूह है, इस इधर अपन ले लें कि ये रक्त समूह है, या हम इस तरह ले लें कि आरबीसी की सतह पर एंटीजन ले लें हम, कि कौन सा एंटीजन पाया जा रहा है वो ले लें। आरबीसी सतह पर हमने एंटीजन ले लिया और फिर हमने ले लिया एंटीबॉडी, कौन सी है इसमें, और एंटीबॉडी कहाँ होती है, प्लाज्मा में। कहाँ होती है, प्लाज्मा में। और वो रक्त समूह कौन सा होगा, तो ये 3 बिंदु पढ़ लेते हैं। देखो अब जैसे आरबीसी की सतह पर मान लीजिए ये आरबीसी है, उसकी सतह पर ए एंटीजन है, यानी ये आरबीसी है और इसकी सतह पर मान लीजिए ऐसा कोई एक प्रकार का ए एंटीजन है। देखो ये एक उदाहरण के लिए आपको चित्र बना के बता रहा हूँ। जैसे ए एंटीजन है तो वो रक्त समूह कौन सा होगा, वो रक्त समूह होगा ए। वो कौन सा होगा, ए। अब
इस रक्त समूह के प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाएगी। तो जो एंटीबॉडी होगी ना, देखो वो इसके खिलाफ नहीं होगी, वो होगी किसी दूसरे एंटीजन के खिलाफ, उसके उसके रिएक्शन करने के लिए होगी। तो इसके खिलाफ तो होगी नहीं, तो वो हमें एंटीबॉडी कौन सी होगी इसमें, तो या हम तो इसको ऐसे लिखेंगे एंटी, चलो एक बार इसको अपने इस तरह से देख लेते हैं। दूसरा एंटीजन है जैसे बी, मान लीजिए ये है कोई दूसरा एंटीजन बी है, ये चित्र बना के बता रहा हूँ आपको अलग से। तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ये ब्लड ग्रुप बी होगा। मतलब दोनों एंटीजन है आरबीसी की सतह पर, ए और बी दोनों पाए जा रहे हैं। जैसे ये आरबीसी है, इस पर ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये भी है और ये भी है, और इस तरह से ये भी है और ये भी है, दोनों एंटीजन देखो पाए जा रहे हैं। तब ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए बी हो गया। कौन सा हो गया, ए बी। अगर एक आरबीसी की सतह पर है कोई प्रतिजन नहीं, कोई प्रतिजन उपस्थित नहीं, कोई एंटीजन नहीं है, बिल्कुल इस तरह से सपाट है वो, तो ऐसा ब्लड ग्रुप हम क्या कहेंगे, उसको ओ कहेंगे। देखो अब देखो इन सभी ब्लड ग्रुप के जो ब्लड प्लाज्मा होगा उसमें एंटीबॉडी पाई जाएगी। अब वो एंटीबॉडी देखो इसके खिलाफ नहीं होगी, जो एंटीजन होगा उसके खिलाफ नहीं होगी, किसी दूसरे एंटीजन के खिलाफ होगी, उसी से वो क्रिया करेगी। तो जो ए ब्लड ग्रुप होगा उसके प्लाज्मा में देखो एंटी, इसके खिलाफ तो होगी नहीं, इस बी के खिलाफ होगी, तो हम इसको क्या लिख देंगे, या तो ऐसे लिख देंगे एंटी बी, या कई बार इसको हम स्मॉल बी भी लिखते हैं, तो दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। इसी तरह से बी ब्लड ग्रुप है, तो इसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी, एंटी, तो एंटी बी तो होगी नहीं क्योंकि ये बी के खिलाफ नहीं होगी, दूसरे खिलाफ होगी, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी ए, या इसको हम स्मॉल ए लिख लेंगे। और देखो इस ए और जो ए बी ब्लड ग्रुप है जिसमें दोनों एंटीजन्स पाई जाती हैं, उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, कोई एंटीबॉडी नहीं मिलेगी। ए बी के ब्लड ग्रुप प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं मिलती है, इसलिए इसको हम ग्राही बोलते हैं, सार्वत्रिक ग्राही। और ओ है ना, इसमें देखो कोई प्रतिजन उपस्थित नहीं है, फिर भी इसके प्लाज्मा में एंटी ए और एंटी बी दोनों, अर्थात दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। देखो ये बहुत बड़ी बात है। तो ए ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा में एंटी बी या स्मॉल बी, बी ब्लड ग्रुप के लिए मतलब ये जो बी ब्लड ग्रुप है, इस बी एंटीजन जैसे बी ब्लड ग्रुप है तो इसमें एंटीबॉडी एंटी ए पाई जाएगी। एंटी ए का मतलब है अगर ए वाला बी को देता है तो एक के साथ ये एंटीबॉडी क्रिया कर लेगी, ये उसके गुच्छे बन जाएंगे, तो ये इसके विपरीत होती है। तो इस तरह से ए बी पे देखो, ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों प्रतिजन पाए जा रहे हैं, कोई एंटीबॉडी नहीं है। ओ ब्लड ग्रुप में कोई प्रतिजन उपस्थित नहीं है, एंटीबॉडी दोनों है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखिएगा। अभी आपके ये चारों ब्लड ग्रुप समझ में आ गए होगी कि केवल हम ए और बी के आधार पर, अगर आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप हो गया, बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप हो गया, ए बी दोनों एंटीजन पाए जा रहे हैं तो ए बी एंटीजन हो गया, ए बी ग्रुप हो गया, और कोई एंटीजन नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप, या जिसको जीरो या शून्य ग्रुप भी कहते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट बात है कि इन एंटीजन्स के साथ साथ इन हमारे ब्लड के प्लाज्मा में प्राकृतिक रूप से एंटीबॉडी भी पाई जाती है। अब जैसे ए ब्लड ग्रुप होगा तो उस इस ये जो एंटीबॉडी की ये एक को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि ये इसके लिए नहीं है, ये दूसरे एंटीजन के खिलाफ बनती है। तो अगर दूसरा ब्लड ग्रुप दिया जाता है तो ये एंटीजन उसको उसके रक्त के समूह बना देती है। तो ए में तो होगा एंटी बी एंटीबॉडी, बी में होगी एंटी ए एंटीबॉडी, ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए देखो ये ग्राही है। और ओ, तो देखो इससे आपको ये पता लग गया होगा, जैसे ये बी है तो इसमें एंटी ए है, तो ये एंटी ए किसका एंटी है, किसका दुश्मन है, ये इस एंटीजन का दुश्मन है। देखो ये इस एंटीजन का दुश्मन है। अगर ए एंटीजन इसको मिल गया ना तो ये एंटीबॉडी इस एंटीजन वाली आरबीसी को पकड़ लेगा और उसके गुच्छे बना देगा। ये एंटी बी किसका दुश्मन है, ये बी का दुश्मन है, तो इसलिए ये इसको पकड़कर इसका समूह बना देगा।
तो कहने का मतलब है, अगर अपन एक समान रक्त समूह न देकर को दूसरा रक्त समूह दे दे, तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि क्या होता है यदि एक व्यक्ति को भिन्न रक्त समूह वाला रुधिर दे दिया जाए, तो ये उसके लिए बहुत ही घातक होता है। जो रक्त को लेता है या ग्राही होता है उसके लिए क्या होता है, देखो तो होगा क्या, तो होने वाला क्या है, अगर क्या होता है यदि एक व्यक्ति को भिन्न रक्त समूह वाला रुधिर दे दिया जाए तो क्या होगा, तो क्या होने वाला है, एंटीजन एंटीजन एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा। वहाँ पर क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा। देखो के कारण आरबीसी परस्पर चिपक कर गुच्छे, जिनको हम क्लम्प्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लम्प्स बना लेती है, जिसको अपन क्लम्पिंग भी बोलेंगे, गुच्छे बना लेते हैं। इस प्रतिक्रिया, इस रिएक्शन को, इस प्रतिक्रिया, या हम क्या कह रहे हैं इसको, रिएक्शन, इस प्रतिक्रिया रिएक्शन को समूहन, या इसको हम क्या कहते हैं, एग्लूटिनेशन, रक्त का समूहन या एग्लूटिनेशन कहते हैं। या इसके आरबीसी की क्लम्पिंग हो गई, इसके गुच्छे बन गए। देखो यह ग्राही जो होता है, रक्त लेता है, उसके लिए बहुत ही खतरनाक होता है, उसके लिए घातक होता है, घातक होता है। देखो ये ग्राही के लिए बहुत घातक है। तो एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया होगी, ये आप ध्यान रखिएगा एक बात। तो ये ग्राही के लिए घातक है, इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी रक्त देते हैं तो दाता का तो ध्यान रखते हैं हम एंटीजन, क्या ध्यान में रखते हैं, एंटीजन। और जो ग्राही होता है उसका क्या ध्यान में रखते हैं हम, एंटीबॉडी ध्यान में रखते हैं, एंटीबॉडी ध्यान में रखते हैं। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि ये अगर ए है तो ये इसके साथ एंटी ए नहीं आना चाहिए, ये अगर आ गया तो ये एक खतरनाक स्थिति होती है। इसी तरह से जैसे बी है तो उसमें एंटी बी कभी नहीं मिले उसको, तो ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो रक्त के गुच्छे बन जाते हैं। अब जैसे मान लो हमने क्या, जैसे ये ब्लड ग्रुप है, हमने ये देखो आरबीसी है, चाहे हम ये आरबीसी है, ये ए ब्लड ग्रुप है, ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, इस पे सभी पर ए एंटीजन है। कौन सा एंटीजन है, ए एंटीजन है, जैसे मान लीजिए। तो अगर हमने इस ब्लड ग्रुप को दे दिया बी ग्रुप वाले को, ए रक्त समूह है, इसको हमने दे दिया बी रक्त समूह को, क्या दे दिया, बी रक्त समूह वाले को दे दिया। तो बी ग्रुप को दे दिया, जैसे इसको हमने दे दिया बी रक्त समूह वाले को दे दिया। तो बी, यहाँ ये एंटीजन है, बी रक्त समूह के अंदर क्या होगी, ये इस तरह की एंटीबॉडी पाई जाएगी। देखो खूब सारी ये एंटीबॉडी होगी, वहाँ पर वही आकार की एंटीबॉडी होती है, वो वहाँ पर पाई जाती है। तो ये देखो अब क्या होगा, इसके दाता के तो एंटीजन, इसकी एंटीबॉडी, ये है इसकी एंटीबॉडी, और इसका एंटीजन कौन है, एंटीजन ये ए है जो इसके ऊपर लगे हुए हैं, देखो एंटीजन। तो ये अब रिएक्शन होगा, कौन सी रिएक्शन होगी, एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा यहाँ पर। ये देखो ए ब्लड ग्रुप है, ये एंटीबॉडी है सारी वाई आकार की। अब इसमें क्या होने वाला है, ए ग्रुप को हमने बी को दे दिया, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी। मतलब देखो ए, इसके ये एंटीबॉडी कौन सी है इसके अंदर एंटीबॉडी है, देखो एंटी ए है इसके अंदर। तो ए एंटीजन के खिलाफ एंटीजन एंटी ए मिल गया, तो ये एंटी ए एंटीबॉडी एंटीजन ए के खिलाफ क्रिया कर देगी। तो होगा क्या, तो देखो ये जो जितनी भी एंटीबॉडी होती है, ये जो एंटीबॉडी है, देखो इस तरह से ये क्या करेगी, इन आरबीसी के गुच्छे बना देगी। देखो इस तरह से आपस में इनको जोड़ देगी। देखो ये गुच्छे बन गए इनके, ये गुच्छे बन गए, ये इस तरह से, ये एंटीजन, ये देखो क्लम्प्स हो गए, ये गुच्छा बन गया, ये एक दूसरे से गुच्छे के रूप में हो जाएंगे। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये गुच्छा बन जाएगा तो जो ब्लड वेसल्स है वो ब्लॉक हो जाएगी, ब्लड वेसल्स क्या हो जाएगी, ब्लॉक, यानी उसमें डाट आ जाएगी।
और ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाएगी तो रक्त का जो सर्कुलेशन है वो स्टॉप हो जाएगा, और स्टॉप हो जाएगा तो उस आदमी की डेथ हो जाती है कुछ समय बाद में। या जो ये आरबीसी चिपकी ये ख़त्म हो जाती है और उस आदमी में भयंकर एनीमिया पाया जाता है। यह जो आरबीसी चिपकी है ना, ये फिर नष्ट हो जाती है, हेमोलाइसिस हो जाता है इनका और उसमें एनीमिया आ जाता है। तो कहने का मतलब है ये स्थिति आती है जब भिन्न ग्रुप दिया जाता है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। इसी कारण से रक्त के गुच्छे बन जाते हैं, उसके क्लम्प्स बन जाते हैं, क्लम्पिंग हो जाती है, सम्मोहन हो जाता है, और जो ग्राही होता है वो ग्राही की यहाँ पर डेथ हुई। तो ये डेथ किसकी हुई? यहाँ पर जो ग्राही है उसकी डेथ हुई। तो बात ये है कि जो रक्त, ये जो आरबीसी है, ये आरबीसी किसकी है? ये जो आरबीसी का समूह बना ये दाता की आरबीसी है। तो दाता की आरबीसी का तो समूह बनता है और ये खतरनाक किसके लिए होता है? ग्राही के लिए खतरनाक होता है। तो ये कभी भी नहीं होना चाहिए कि भिन्न रक्त समूह वाला किसी व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, किसी भी स्थिति के अंदर उसको नहीं देना चाहिए। तो ये कुछ असंगत ग्रुप होते हैं। देखो ये है असंगत समूह है। वो कौन कौन से हैं? असंगत समूह को अपन कहते हैं नॉन कंपेटिबल ग्रुप से। मतलब ये हमें कभी भी रक्त समूह नहीं देना चाहिए, वो असंगत ग्रुप होते हैं। तो देखो असंगत समूह कौन से होते हैं? वे रक्त समूह होते हैं जो मिश्रित होने पर समूहन प्रदर्शित करते हैं। देखो समूहन प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे रक्त समूह है जिसको अगर मिला दिया जाए तो वो समूहन प्रदर्शित करेंगे। जैसे ए वाले को बी दे दी, ए वाला रक्त बी को दे दिया, बी वाला किसको दे दिया? ए को दे दिया, ए बी वाला किसको दे दिया? ए को दे दिया, है ना? या ए बी किसको दे दिया? बी को दे दिया। तो ये सारे जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो आपस में नहीं देने चाहिए, असंगत ग्रुप होते हैं। तो दूसरे संगत ग्रुप कौन से होते हैं? जिनको हम दे सकते हैं, उनमें किसी प्रकार का समूह नहीं होगा, तो उनको हम कहेंगे कंपेटिबल ग्रुप से। तो देखो वे रक्त समूह है जो मिश्रित होने पर समूहन नहीं दर्शाते। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे ए को दे दिया, बी को बी दे दिया, ठीक है। और जैसे ए वाला ए बी को दे सकता है, बी वाला ए बी को दे सकता है, ओ किसी को भी दे सकता है, ए बी और ओ किसी को भी दे सकता है। तो ये हो गया। तो देखो ये तो हो गया अपना संगत और असंगत ग्रुप, जो ब्लड ग्रुप में कौन कौन से हम दे सकते हैं। नहीं तो यूनिवर्सल डोनर और एक ग्राही होते हैं। तो देखो देख लेते हैं इनको भी। सार्वत्रिक दाता किस ग्रुप को कहते हैं? तो सार्वत्रिक जो दाता है उसको हम ओ को कहते हैं। इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर। अब इसको दाता क्यों कहते हैं? इसका कारण देखो, इसमें इसका कारण है कि इसकी जो ये ग्रुप होता है इसमें कोई आरबीसी की सतह पर कोई एंटीजन उपस्थित नहीं। तो कोई एंटीजन नहीं है तो ये किसी को भी दे सकता है। तो कोई एंटीजन नहीं है तो वहाँ पर किसी प्रकार की एंटीबॉडी प्रतिक्रिया नहीं होगी। अगर ये किसी को भी देता है तो जाहिर सी बात है, अगर ये एंटीजन है ही नहीं तो एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया नहीं होगी और वहाँ पर ये किसी को भी दे सकता है। इसलिए सार्वत्रिक ग्राह्य। देखो ये सार्वत्रिक ये दाता है, सॉरी, ये तो सार्वत्रिक ग्राही। देखो कौन सा है? सार्वत्रिक ग्राही होता है एबी। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये ग्रहण करता है। अब इसको ये यूनिवर्सल ग्राही क्यों है? क्योंकि इसमें इसके जो प्लाज्मा होता है, इसके जो ब्लड का जो प्लाज्मा होता है, उस प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई एंटीबॉडी
नहीं होती है। इस कारण से इसको हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक ग्राही क्यों क्यों कहते हैं। अब कोई एंटीबॉडी नहीं है तो देखो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी क्या, नहीं होती है, नहीं होती है। तो इसमें एंटीजन नहीं है तो इसका मतलब है एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया नहीं होगी। इसमें एंटीबॉडी नहीं है तो एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया नहीं होगी। तो ये किसी से भी ले सकता है, इसलिए ये ग्राही है। क्योंकि हम ग्राही का क्या ध्यान रखते हैं, एंटीबॉडी, तो इसमें एंटीबॉडी है ही नहीं तो ये किसी से भी ले सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी किसी से भी ले सकता है, ये ग्राही है। लेकिन देगा किसको, केवल ए बी देगा किसको, ए बी को। तो ये ध्यान रखिएगा, ओ को तो कहते हैं दाता क्योंकि एंटीजन नहीं है, ए बी को कहते हैं ग्राही क्योंकि वहाँ पर कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, तो वो इस तरह की कोई समूहन की क्रिया नहीं हो रही है। तो ये आज हम केवल ए बी और एक्स समूह ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आर एस समूह पढ़ेंगे। देखो एक बात और बताते हैं, विश्व रक्तदान दिवस, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हम मनाते हैं विश्व में 14 जून को। कब मनाया जाता है, 14 जून को, क्योंकि बिकॉज 14 जो जून है एक 1868 में कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म हुआ था। 14 जून को क्या हुआ था, कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म हुआ था, तो उनकी याद में, उनके सम्मान में 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम RH जो समूह है वो पढ़ेंगे। देखो अभी भी जिन विद्यार्थियों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, दोस्तों अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी करें और कमेंट ज़रूर भेजें।